गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, गुड्स एंड सर्विसेज की। उसमें गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं बोला था, याद है क्या। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वन प्लेस टू अनदर मूव होनी चाहिए, ठीक है क्या, और वो मूव हो सकती है विदाउट डिसमेंटलिंग, मतलब नटट खोल के अलग कर दोगे तो वो भी क्या रहेगा, मूवेबल ही कहलाएगा। जैसे एसी, साइन बोर्ड, ये सब क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, सर्विसेज। अच्छा, उसमें गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। थिंग्स वी आर अटैच टू द लैंड, वही तो बोला ना, विदाउट डिसमेंटलिंग मूव हो सकते हैं। सर्विसेज में क्या आएगा, एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स इज नोन एज सर्विसेज। लेकिन मनी और सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन ट्रांजैक्शंस फॉर डीलिंग विद मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है क्या, डीलिंग विद मनी एंड सिक्योरिटी विद कंसिडरेशन इज नोन एज व्हाट बेटा, विद कंसिडरेशन नोन एज व्हाट बेटा, उसमें सर्विस आ जाएगी, जैसे ब्रोकरेज वगैरह मैंने आपको कराया था। फिर हमने पढ़ा था सप्लाई क्या होता है, सप्लाई हमने शुरू किया था, तो हमने सप्लाई को पहले पार्ट में बांटा विद कंसिडरेशन। क्या बांटा, विद कंसिडरेशन। जब विद कंसिडरेशन देखना है तो क्या टेस्ट करना है, ए बी सी टेस्ट। याद है क्या करना है, ए बी सी टेस्ट। देखो सप्लाई की डेफिनेशन पहले में क्या लिखी हुई है, all form of supply of goods or services such as sale, exchange, transfer, barter, license, renting, leasing, disposal, made or to be made in the course of business, in the course or furtherance of business for consideration। तो यानी तीन चीजें चेक करनी है, क्या चेक करनी है, ए बी और सी। ए यानी क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी, ए यानी क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। बी क्या होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और सी क्या होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन। क्या बात समझ में आ रही है। कल अपन ने बेसिक एग्जांपल ले लिए थे, एक एग्जांपल अपन ने लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया था कहां बेटा, आईफोन खरीदने। क्या खरीदने गया था, आईफोन। हो मेरे साथ, मैं क्या खरीदने गया था, आईफोन। अब मैं आईफोन खरीदने गया हूं, अगर मान के चलो मैंने आईफोन 15 खरीदा, तो मैंने दिया क्या था, आईफोन 12 और 1,30,000 रुपए। आईफोन 12 की वैल्यू कितनी ली थी ने, 20,000 रुपए, और बदले मुझे मिला क्या था, आईफोन 15। क्या मिला था, आईफोन 15, हाँ प्रो मैक्स, ठीक है, आईफोन 15 प्रो मैक्स। अच्छा मुझे बताओ, यहां से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने देखा था तो क्या सप्लाई की कंडीशन फुलफिल हुई थी, हाँ। क्यों, आईफोन की तरफ से देखा था तो क्या हुआ था बताओ, गुड्स हुए थे, सेल ट्रांसफर था, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, और फॉर कंसिडरेशन था। कंसिडरेशन में क्या मिली थी, दो चीजें, आईफोन 12 और 1,30,000। तो इस तरफ से क्या मान ली गई थी, सप्लाई। क्या मान ली गई थी, सप्लाई। और सप्लाई में क्या लग गया था, जीएसटी। सप्लाई में क्या लग गया था, जीएसटी। 1,50,000 में अपन मान के चलते 18% जीएसटी लग गया था। हाँ या ना फटाफट बोलो। जब इसके नजरिए से देखा था, जो फोन लेने गया था, तो दो चीजें गई थी, इसके पास से क्या जा रहा था बताओ, इसके पास से क्या जा रहा था, इसके पास से जा रहा था आईफोन 12, और एक और चीज जा रहा था, क्या जा रहा था, 1,30,000 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है। और इसके पास क्या आ रहा था, क्या आ रहा था बेटा, इसके पास आ रहा था आईफोन 15 आ रहा था। तो ये इसके पास से जा रहा था और ये इसके पास से आ रहा था, तो एक तरीके से बार्टर काइंड ऑफ हुआ। अब लेकिन गए क्या है, गुड्स। अगर मैं सिर्फ 12 की बात करूं तो आई क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन क्या इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, नहीं, तो मतलब ये सप्लाई नहीं मानी गई। और यहां से गया क्या है, 1,30,000। जो 1,30,000 रुपए गए, क्या वो गुड्स है, नहीं, मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, तो ये गुड्स ही नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगी, तो जीएसटी ही नहीं लगेगी। मुद्दा क्या है यहां पे बताने का, कि एक एंगल से देखोगे कि दोनों एंगल से, एक एंगल से सप्लाई हुई तो यहां जीएसटी लगा, दूसरे एंगल सप्लाई नहीं हुई तो जीएसटी नहीं लगा। तो क्या सर हर बार दोनों एंगल चेक करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, सुनना ध्यान से। मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, ऑब्वियस सी बात है, से यस और नो। मेरी कोचिंग की फीस थी मान के चलो 50,000 रुपए। कितनी थी बेटा, 50,000 रुपए। मैं किसी से, फॉर एग्जांपल आस्था ने मुझसे कोचिंग की फीस भरी मुझे, तो 50,000 रुपए, और उसमें 18% क्या ले लिया, जीएसटी। 50,000 रुपए में 18% क्या ले लिया, जीएसटी। तो 50,000 का 18% निकालो फटाक से, कितना आएगा, 9,000। तो उसने मुझे 59,000 रुपीज दिए, 59,000 रुपीज दिए, और मैंने क्या कर दिया, 50,000 अपने पास रखे और 9,000 रुपए क्या दे दिया, सरकार को जीएसटी भर दिया। कोई दिक्कत है क्या। सेम अगर मान के चलो आस्था का भी कोई बिजनेस है,
आज तक काय का बिजनेस है बेटा तेरा? इसका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। ओ माय गॉड, ठीक है, क्या काय का बिजनेस है? कॉस्मेटिक्स का। इसने कुछ कॉस्मेटिक्स का क्या करा, अपना एक पूरा वो मान के चलो, कोई इनका वो आता होगा, वो क्या कहते हैं, अरे वो डब्बा नहीं आता जिसमें पूरा कॉस्मेटिक का सामान रहता है, ठीक है, मेकअप किट जो भी आती है वो महंगी महंगी आती है ना, ठीक है क्या? तो मान के चलो 40,000 की इसकी कोई मेकअप की किट थी, क्या बात समझ में आ रही है? 40,000 की क्या थी? मेकअप की कोई किट थी। अब वो 40,000 की मेकअप की किट इसने किसी को बेची, उसमें भी इसने क्या किया, 18% जीएसटी लगाया, तो कितना हो जाएगा बताओ? 7200। तो मतलब इसको पेमेंट कितनी मिली? 47,200। ये जब लेती है तो 9,000 का जीएसटी मैं कलेक्ट करता हूं और 7,200 का जीएसटी ये कलेक्ट करती है, जिसको भी ये माल बेचती है। तो बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, ये आई मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने, मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आई, मैंने कहा आपको 50,000 रुपए लगेंगे भैया, प्लस 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है क्या? फिर मैंने ऐसे बात में पूछा तुम्हारा काय का बिजनेस? बोली मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस। अच्छा, मैंने कहा चलो यार, मेरी बीवी का जन्मदिन है तो क्यों ना क्या किया जाए, कुछ गिफ्ट विफ्ट किया जाए, है ना, तो खुद हो जाएगी। बोले ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, तुम फीस मत देना, तुम एक अच्छा सा कॉस्मेटिक का बॉक्स लेके आ जाना। क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, मैंने इसको क्या दी? कोचिंग सर्विसेज। इसने मुझे क्या दिया? ठीक है, ये आस्था बना दूं ना, ठीक है, ठीक है। इसने मुझे क्या दिया बेटा? मेकअप का डब्बा। बताओ, ठीक है, मेकअप का डब्बा। बदले में कुछ गुड्स, क्या कुछ पैसे इन्वॉल्व हुए? नहीं। बार्टर हो गया, गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले सर्विसेज के बाद में ये क्या हो गया? प्रॉपर बार्टर। अब मुझे बताना है एक बार यहाँ पे, क्या जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले तो ये देखें अपन, ठीक है क्या? क्या एक नजरिए से देखेंगे कि दोनों नजरियों से? दोनों नजरियों से। दोनों नजरिए से कैसे देखेंगे? ध्यान से देखना, यहां से क्या गए हैं? सर्विसेज। तो सेल ट्रांसफर एक्सचेंज है, बार्टर है। बदले में क्या आया है? मेकअप बॉक्स आए हैं, मतलब वो एक प्रकार से क्या हो गया? कंसिडरेशन। क्या हो गया? एक प्रकार से कंसिडरेशन। मतलब मेरे को बदले में कंसिडरेशन मिला ना, मैंने पढ़ाया, उसके बदले में मुझे क्या मिला? मेकअप। अगर ये मेरे को नहीं जानती, ये मेरे कोचिंग नहीं आती, तो क्या मुझे मेकअप बॉक्स देती? नहीं, पैसे देके देती ना। यहाँ मुझे मिला, मतलब ये मेरी कोचिंग के बदले मुझे क्या मिली है? कंसिडरेशन। और क्या कोचिंग पढ़ाना मेरा काम है, मेरा बिजनेस है? हाँ। एबीसी टेस्ट पास हो गया। एक्टिविटी है, हाँ। बिजनेस है, हाँ। कंसिडरेशन है, हाँ। अच्छा, वैल्यू नहीं पता कितनी है, तो उसका एक तरीका होता है, अपन आगे चल के सीखेंगे। फेयर वैल्यू निकाली जाएगी, जो कितनी आएगी? 50,000 रुपए। कितनी आएगी? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में 18% जीएसटी मेरे को भरना पड़ेगा। 50,000 में 18% कितना आएगा बताओ? 9,000। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके नजरिए से देखो, क्या इसने मुझे गुड्स दिए, इसके पास से गुड्स गए हैं, हाँ। बदले में कंसिडरेशन आई है, हाँ। क्या इसके लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? हाँ। तो अब इसकी तरफ से भी क्या हो गई? सप्लाई हो गई। तो अब इसकी भी जो गुड्स गए हैं और कंसिडरेशन आई है, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, और 40,000 में फिर 18% जीएसटी लगेगा। कितना आ जाएगा? 7,200। 9,000 का जीएसटी मैं भरूंगा, 7,000 का 200 जीएसटी ये भरेगी, भले बीच में पैसे का कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। क्या आपको समझ में आई? यानी कि आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि आपको एक नजरिए से देखना है कि दोनों नजरियों से? मैक्सिमम जगहों पे एक नजरिया ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक होता है सप्लायर, एक होता है बायर, दूसरा वाला फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कर रहा होता है, या फिर कहीं ना कहीं एबीसी टेस्ट में फेल हो जाता है। अगर एबीसी एक्सचेंज है, बार्टर है, बार्टर है और दोनों का बिजनेस है, बार्टर है और दोनों का बिजनेस है, तो यहाँ पे क्या जाता है? दोनों एंगल वर्क करते हैं और एबीसी टेस्ट पास हो जाता है, और दोनों तरफ से आपको क्या करनी पड़ जाती है? सप्लाई करनी पड़ जाती है। क्या आपको समझ में आया? यहाँ पे क्या डबल टैक्सेशन नहीं हो गया? सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। नहीं बेटा, डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। पहले भी, इसलिए मैंने पहले आपको एग्जांपल लेके बताया, पहले भी सरकार को कितना टैक्स मिल रहा था? 9,000 और 7,200। आज भी सरकार को क्या मिल रहा है? 9,000 और 7,200। अगर मान के चलो, अगर मान के चलो हम दोनों कॉमन पर्सन नहीं होते, बीच में कोई तीसरा आदमी होता, मैं उसको कोचिंग दे रहा होता, ये उसको गुड्स दे रही होती, तो क्या दोनों ट्रांजेक्शन में जीएसटी आता? आता। यहाँ पे भी आया है, बस हम इंसान एक दो साथ में आपस में मिल गए, वरना ट्रांजेक्शन तो वही है। कितनों को समझ में आया? ये होता है एबीसी टेस्ट, जो हमको करना पड़ता है कंसिडरेशन के लिए। क्या करना पड़ता है? कंसिडरेशन के लिए। क्या होता है इसमें? एक्टिविटी होनी चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, और कंसिडरेशन होना चाहिए। और वो एक्टिविटी क्या क्या होगी देखो? सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटिंग, लीजिंग, डिस्पोजल, मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन। हाँ या ना फटाफट बोलो। हाँ
आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लब मेंबर्स वाला एक बार छोड़ते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अब सुनना ध्यान से। देखो बेटा देखो, ये मेरा भारत देश है, ये क्या है मेरा भारत देश, ये इंडिया का नक्शा आगे से बनता है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे इंडिया बना दी, ये इंडिया है। क्या बात सुनो, अरे सुनो यार, ये क्या है बेटा, इंडिया। और ये क्या है बेटा, यूएसए। क्या है बेटा, यूएसए। यूएसए से गुड्स आए इंडिया में, यूएसए से इंडिया क्या है, गुड्स आए, ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। क्या इस पे जीएसटी आएगा, क्या इस पे जीएसटी आएगा, इंटर आएगा, इंटर आएगा, इंटर आएगा। याद है इंपोर्ट को हमने क्या पढ़ा था, इंटर। दूसरे दूसरे देश से भी आ रहा है तो विद इन स्टेट तो नहीं है, तो उसको क्या मानते हैं, इंटर। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, याद है? क्या दीदी क्या कर रही हो? ठीक है, तो ये जो यूएसए से माल आया, ये क्या आया बेटा, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आके यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास, ये मान के चलो ये यहाँ पे इंसान ने मंगाया था, क्या डायरेक्ट इसके पास आएगा क्या, नहीं बेटा, यहाँ पे आएगी कस्टम, यहाँ पे आएगा कस्टम ड्यूटी। क्या बात है, कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट आएगा, पहले कस्टम से क्लियर किया जाएगा, पहले कस्टम से क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या माना जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से निकल के कस्टम क्लियरेंस करके यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे इस पे क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे इसके क्या लगेगी, कस्टम। जब कस्टम ड्यूटी लगेगी तभी हम यहाँ पे इससे जीएसटी का भी सिस्टम समझ लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुड्स आएंगे कहाँ, पहले कस्टम डिपार्टमेंट के पास, फिर यहाँ से क्लियर कराने जाओगे, क्लियर कराने जाओगे तो बीच में आप क्या कर लोगे, समझ लोगे। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अरे हाँ ना बोलो ना यार, पक्का। लेकिन अगर मान के चलो आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, क्या इंपोर्ट करते हो, सर्विस, तो क्या होता है, क्या बीच में कोई, अच्छा गुड्स आए तो बीच में टप्पा खा के आए, अरे टप्पा खा के मतलब पहले गए कहां पे, कस्टम डिपार्टमेंट, और फिर मेरे पास पहुंचे। क्या सर्विस जब आएंगी बीच में कुछ कस्टम डिपार्टमेंट कुछ आएगा क्या? जब मैं सर्विस इंपोर्ट करूंगा तो बीच में कुछ कस्टम डिपार्टमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। कैसे आएगा, कहां पकड़ोगे तुम सर्विस को? भाई ये दो, आओ तुम्हारे सामने मैं अभी एक सर्विस तुमको इंपोर्ट करके दिखाता हूं, 2 मिनट में तुम्हारे सामने एक सर्विस क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। अगर मैं जूम जाता हूं, जूम देखा है आपने, जूम, ये लो जूम को खोलते हैं अपन। भैया मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। अगर मैं प्लान प्ले लो, प्लान एंड प्राइसिंग आ गया। मैं अगर जूम खरीदने जाता हूं एनुअली, ये कितना बता रहा है, 13,200 पर ईयर। ये क्या बता रहा है, 13,200 पर ईयर। ठीक है, क्या ये अभी रुपये में बताने लग गया, पहले ये कायम बताता था डॉलर्स में। आज भी तुम अगर बहुत सारी चीजें खरीदने जाओगे, ये देखो ये आपके सामने अभी कायम बता रहा है डॉलर्स में, ये बताने लगा $149 पर ईयर। दिख रहा है क्या? ये यहाँ से अभी ये यूएस रुपीस में दिखाने लगा। पहले मैं यहाँ से पेमेंट करता था, बाय नाउ करता था, मैं पेमेंट इंडियन रुपी में होती थी, वहां जाके सीधे सीधे जूम इंडिया कंपनी, बाहरी कंपनी है, बाहरी कंपनी है। मैंने अगर इससे अभी कोई एक प्लान खरीदा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई नहीं हुई? अरे बिल्कुल हुई। क्या कस्टम डिपार्टमेंट का फोन आया मेरे पास, क्या कस्टम क्लियरेंस हुआ? अभी जाके इंस्टाग्राम में पेड एड चलाओ, पैसा किसके पास जाएगा, इंस्टाग्राम के पास जाएगा। तो भी क्या हो गई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस टप्पा खाती डायरेक्ट आती है? वो टप्पा नहीं खाती, उसको ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए सीधे सीधे उसको यहां पे क्या कर दिया गया है, देख रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन। ध्यान से सुनना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन को अलग से सप्लाई की डेफिनेशन में डाल दिया गया है। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या होगा, वो भी अपन आगे चल के देखेंगे, वो अपन धीरे से उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा देखना, यहां पे अभी तक उसने क्या बोल दिया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन, मुद्दे की बात, बिजनेस या पर्सनल, मतलब चाहे मैं बिजनेस पर्पस, यहां पे इन या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है। यहां देखो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जरूरी था, यहां पे इन कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। आप पर्सनल पर्पस के लिए भी अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, वहां क्या था, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, लेटर, लीजिंग मेड टू मेड इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तभी उसको क्या माना जा रहा था, सप्लाई, तभी उसको क्या माना जा रहा था, सप्लाई। और यहां क्या बोल दिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस। मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब मैंने इंपोर्ट किया, सामने वाले का बिजनेस नहीं है सर्विस देना, फ्रीलांसर है, कुछ भी है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसने मेरे को बेचा है यहाँ पे सर्विस, और मैंने सर्विस ली। मैंने मान के चलो किसी से इंटीरियर डेकोरेटर की कोई भी सर्विस ली, क्या बात समझ में आ रही है, और मैंने उसको पेमेंट करी,
मैंने उसको क्या करी, पेमेंट करी। मेरा कोई कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि इंटीरियर डेकोरेटर का काम करवाना? नहीं। क्यों नहीं है? पर्सनल अपना घर बनवा रहा था मैं। क्या बात समझ में? क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के चक्कर में एक नई चीज होती है, समझना ध्यान से। नॉर्मली मैं टीचर हूं, या मान के चलो मैंने कोई भी सर्विस ली, मैंने कोई भी सर्विस ली, ठीक है। आस्था क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, मैं सर्विस रेसिपिएंट हूं, मैं सर्विस रेसिपिएंट हूं। मैंने सर्विस ली, मैं इसको पैसे दूंगा, जीएसटी यहां पे कौन भरेगा? सर्विस प्रोवाइडर या रेसिपिएंट? जीएसटी किसको भरूंगा मैं? प्रोवाइडर को। सरकार को कौन भरेगा? प्रोवाइडर। यानी हमेशा सेलर की जिम्मेदारी होती है जीएसटी भरने की, बोलो हाँ। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सोचो क्या होगा कि यूएस के कोई बंदे से मैंने सर्विस ली, यूएस के बंदे से मैंने क्या ली? सर्विस ली। मैंने सर्विस ले ली, अब मैंने पेमेंट किसको कर दी? यूएस वाले को। मैंने जीएसटी भी किसको भर दिया? यूएस वाले को। अरे क्या सरकार यूएस जाएगी उससे जीएसटी लेने? क्या सरकार ढूंढती बैठेगी? नहीं। यहां पे क्या खेल हो जाएगा? यहां पे खेल क्या जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब 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 सरकार, बेटा कौन बेटा? सरकार कॉलर पकड़े, किसका? सेलर का ना पकड़ के किसका पकड़े? बायर का, कि हमको बेटा जीएसटी दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं, मैंने तो उसको दे दिया। बोले उसको देना ही नहीं था, तुमको यहाँ पे क्या करना था? सरकार को भरना चाहिए था। तो वो क्या कहलाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली सरकार किसकी कॉलर पकड़ती है? रेसिपिएंट की प्रोवाइडर की? रेसिपिएंट की प्रोवाइडर की? प्रोवाइडर। लेकिन जब सरकार का मूड बन जाए कि हम प्रोवाइडर को पकड़ नहीं पाएंगे, हम प्रोवाइडर से जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहे, सीधे गर्दन किसकी पकड़ ली? रेसिपिएंट के। साले तू हाथ में आया, तू देगा जीएसटी। क्या बात समझ में आ रही है? वो क्या कहलाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां पे लिखा है पर्सनल या बिजनेस। मैंने सर्विस ली, मैंने सर्विस ली, भले पर्सनल पर्पस के लिए। सरकार को जीएसटी भरने कौन जाएगा? मैं। क्या बात समझ में आ रही है? उसका भी सिस्टम हम आगे चल के समझे कि क्या बात समझ में आ रही है? पर्सनल है मतलब वही बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस, आपने अपने खुद के लिए इंडिविजुअल ने लिया, बिजनेस सर्विस लियो या नहीं। नहीं, ऐसा पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज नहीं होता है, किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है उसको पर्सनल बोलते हैं, वो अलग होता है। पर्सनल मतलब बता दूंगा मैं, अभी इंग्लिश में अपन चले जाएंगे बाद में, ठीक है, मुद्दा छूट जाएगा मेरा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्या है? ट्रांसैक्शन बिटवीन क्लब एंड मेंबर्स विद कंसिडरेशन। अब समझना ध्यान से, क्लब एंड मेंबर्स विद कंसिडरेशन में क्या आएगा? मुंडी डेट को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो। नहीं, मैं जीएसटी पर जीएसटी दूंगा ही नहीं ना। यहाँ जो मैंने जूम का एग्जांपल दिया, जूम वालों ने क्या किया होगा? अपना सेंटर यहाँ पे बना लिया। अब इसके आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ रिवर्स चार्ज आता है, कहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं आता है। इन सब में जब जूम लिया, इंस्टाग्राम को, इन सब में रिवर्स चार्ज नहीं आता है। जब रिवर्स चार्ज नहीं आता है तो कौन भरेंगे? वो ही भरेंगे। कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज आता है, वो अपन रिवर्स चार्ज का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन उसमें। आ रही बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है मेरे साथ हो सब? चलो अभी आगे बात करते हैं अपन, देखना। हाँ फॉर एग्जाम्पल आओ, मैंने बेटा स्कूल खोला। क्या खोला? स्कूल। ठीक है, अब ये क्या हुआ? स्कूल खोला। अब स्कूल में मैंने अपने लड़के का ही एडमिशन कराया। ठीक है, स्कूल का मालिक कौन? मैं। और उसमें पढ़ने वाला लड़का भी कौन? मेरा। अब स्कूल का मैनेजमेंट ने बोला, स्कूल के मैनेजमेंट ने बोला फीस लेके आओ। वो लड़का मेरे पास आया, बोलता फीस भरो। मैंने कहा तेरे बाप का ही स्कूल है, तू क्या फीस मांग रहा है ना? तो बोल रहा नहीं 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 नहीं, मैडम बोली है तो फीस तो देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है चल ले जा। यहाँ से मैंने उसको फीस दे दी। फीस उसने जाके किसको दी? मैडम को। और मैडम ने फीस किसको दे दी? मेरे को। गोल गोल रानी चल रहा है, बोलो हाँ। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, सुन रहे हो? एक पार्टनर ने कोई गुड्स या सर्विसेज ली, ठीक है क्या? अब उससे पेमेंट जाएगी और उसी से क्या होगा? वापस से पेमेंट आएगी। क्या इस वाले ट्रांजैक्शन में बताओ, क्या इसको सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अरे यार, खुद ही को गुड्स दिए, खुद ही को सप्लाई हो रही ना यहाँ पे। मैंने अपने लड़के की फीस भरी, स्कूल ने सर्विस दी किसको? मेरे बच्चे को, और बदले में फीस ली। और स्कूल का ओनर भी कौन हूं? मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा बच्चा आके मेरे से पढ़ने लग जाए, तुम सब फीस दोगे, वो भी फीस देगा, तो उसकी फीस तो मेरी एक जेब से आई, मतलब एक जेब से निकली और दूसरे जेब में आ गई। ओहो हो, क्या बात समझ में? कितना मजा आएगा जिंदगी में। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? क्या ये सप्लाई मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी?
क्या ये सरकार मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, बताओ। देखो सरकार चाहिए, सरकार को चाहिए जीएसटी। सरकार को फायदा क्या है, सप्लाई मानने में कि नहीं मानने में, मानने में। नहीं तो तुम, तो मैं क्या करूंगा, तुम सबसे कोई ना कोई रिश्ता निकलवा दूंगा कहीं ना कहीं। क्या बात समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ। इसलिए बोला गया चाहे तुम अपनों को दो चाहे परायों को दो, ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लब एंड मेंबर्स विद कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन, तब सप्लाई मानी जाएगी। अच्छा, अगर इसका एग्जांपल चेंज करते हैं, मेरा लड़का आया, क्या बात समझ में आ रही है, रक्कू जी ने उनसे फीस मांगी, तो उसने बोला मेरे पापा का नाम पता है तुमको क्या है, तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फीस मत दो। फीस दी ही नहीं, तब सप्लाई मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। इसके लेकिन अभी अलग से अपन डिस्कस करेंगे। अभी हमने किसकी बात करी है, विद कंसिडरेशन की। किसकी बात करी है, विद कंसिडरेशन की। ये तीन डब्बे ध्यान से पढ़ लो। पहले हमने क्या पढ़ा, विद कंसिडरेशन वाला, ये क्या था, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटिंग, लीजिंग, डिस्पोजल, ये सब क्या है, एक्टिविटी। बी क्या है, बिजनेस, और सी क्या है, कंसिडरेशन। एबीसी टेस्ट हुआ, सप्लाई है ये सिर्फ, लेकिन पहले वाले डब्बे के लिए एबीसी टेस्ट है। दूसरे वाले में क्या है, मेंबर, क्लब का मेंबर है तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। विदाउट कंसिडरेशन की भी बात करेंगे। और यहां क्या बोला, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं बोला, क्या बोला, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, दैट टू विद कंसिडरेशन। अच्छा, बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सब किसकी कहानी थी, विद कंसिडरेशन की। सब किसकी कहानी थी, विद कंसिडरेशन की। सुन रहे हो क्या, आगे बात करेंगे किसमें बेटा, विदाउट कंसिडरेशन में। किसमें बेटा, विदाउट कंसिडरेशन में। विदाउट कंसिडरेशन मतलब बिना पैसे दिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, भाई बंदी में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अच्छा बताओ बेटा, बिना पैसों के ट्रांजैक्शन किसके साथ होगा, अपनों के साथ होगा कि परायों के साथ होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अपने तो अपने होते हैं, है ना, है ना, तो अपने जो होते हैं वो अपने होते हैं, तो उनको देखो कैसा पेला जाएगा। स्पेसिफाइड एक्टिविटीज विल बी सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट ट्रांजैक्शन। इसमें 4 ट्रांजैक्शन आते हैं, 2 लिखे हैं, 2 बाद में पढ़ेंगे, ठीक है क्या। 1 2 लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 3 और 4 के लिए अपन ने जगह छोड़ी हुई है। 1 2 में क्या है, ट्रांजैक्शन इन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स एटसेट्रा। क्या बात समझ में आ रही है, अगर मैंने अपने बच्चे से फीस नहीं ली, अगर मैंने अपने बच्चे से फीस नहीं ली, तो वो यहां जाएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, दैट इज बिटवीन फैमिली मेंबर्स एटसेट्रा। ठीक है क्या, इसको क्या माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा बेटा, सप्लाई माना जाएगा। वो वहां कवर हुआ विद कंसिडरेशन में, और ये यहां कवर हुआ विदाउट कंसिडरेशन में। क्या आपको बात समझ में आई, मतलब फैमिली मेंबर से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, किससे, फैमिली मेंबर, और कैसे हुआ है, विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। अभी अपन इसको डिटेल में अलग से पढ़ने वाले हैं आपकी किताब में। दूसरा क्या है, ये नहीं समझ में आया, अरे भैया समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुमको क्या बताऊं, जैसे ये गुड्स है, ये क्या है, गुड्स, है ना। मेरे चाचा है, मैंने चाचा को बोला अरे ये लो सर, ले जाओ, कोई बात नहीं, घर की बात है, ये लो आपके लिए, आपसे क्या पैसे लेना, ठीक है क्या। मेरा रिश्ता किससे है, चाचा से। चाचा किस रिश्ता किससे है, मेरे से। क्या सरकार मेरे चाचा में सरकार के भी चाचा लगते हैं क्या, नहीं। सरकार ने बोली तू अपने गुड्स छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, तू अपना पैसा छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, मैं क्यों छोड़ू, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो क्या मानूंगा, जीएसटी चाहिए मेरे को, तुमने बेचा, तुमने पैसा नहीं लिया, तुम्हारी दिक्कत। क्या बात समझ में आ रही है, सरकार को तो जीएसटी चाहिए। तो क्या बोला, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स। क्या बात समझ में आ रही है, मैंने अपने चाचा को फ्री में गुड्स दे दिए, फ्री में दे दिए, जीएसटी तो मुझे भरना पड़ेगा, हाँ या ना, फटाफट बोलो। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा होता है, क्या मैं दिखाऊंगा उसको, अरे चाचा को दे दिया, क्या बिल फाड़ के दिखाऊंगा क्या, नहीं, ठीक है क्या, ऐसे थोड़ी बिल फाड़ूंगा जीएसटी दिखाऊंगा। इसके लिए भी अपन पूरा, जैसे से अपन अभी अपन ना, मैं कोई भी टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा पा रहा हूं, जब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में किताब में पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझोगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। अभी अपना जिस्ट ऑफ जीएसटी चल रहा है, ओवरव्यू अभी अपन ले रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है। और ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के ट्रांजैक्शन भले विदाउट कंसिडरेशन हो, उसको भी सप्लाई माना जाता है। ये क्या है बेटा, सप्लाई की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। पहले हमने पढ़ी गुड्स की, सर्विसेज की, ऊपर पढ़ा नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ठीक है क्या। ये पूरे दोनों डब्बे स्टेज 1 और स्टेज 2 को ध्यान से एक बार रीड करो सब लोग।
चलो हो गया यहां तक? अरे यहां तक हो गया सबका? बोलो फटाफट। किसको सप्लाई ऑफ, अच्छा सप्लाई माने के साथ ही अब हमको ये पढ़ना है किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है क्या? मुन्नी डियट को स्ट्रेट बैठो, ये देख लो कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स होगी और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। अच्छा एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। पहले दूसरा डब्बा पढ़ रहा हूं। सप्लाई में क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स। मैंने अपने आप को गुड्स दे दिए, सुन लो ध्यान से, मैंने आपको अपने गुड्स दे दिए और बोला जाओ यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन मुझे इसका क्या दे देना? किराया दे देना। मुझे इसका क्या दे देना? किराया दे देना। जैसे किराए पे अपन गुड्स चलाते हैं, जैसे मेरी गाड़ी है किराए पे चलती है फॉर एग्जाम्पल, के बाद समझ में आ रही है? गाड़ी पहले तो गुड्स है, मूवेबल है, ठीक है क्या? ठीक है, मतलब वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है। मैंने तुमको दिए, जाओ एक काम करो गाड़ी लेके घूम के आ जाओ, मुझे बदले में 5,000 रुपए किराया दे देना। अब मुझे बताओ ये जो ट्रांसफर, जो मैंने आपको गुड्स दिए हैं यूज करने के लिए, ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स होगी कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगी? सप्लाई ऑफ गुड्स होगी कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों सप्लाई ऑफ सर्विस? मैंने कार बेची थोड़ी है, आपको कार यूज करने का राइट दिया है और उसके बदले आप मुझे क्या दे रहे हो? किराया दे रहे हो। तो राइट टू यूज, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ राइट या राइट टू यूज गुड्स क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा हायर परचेज ट्रांजेक्शन क्या होता है ये बताओ? जब आप इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदते हो, चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, तो आपको क्या होता है? एक्चुअली में आपको गाड़ी मिल जाती है पर गाड़ी आपके नाम नहीं होती है। नाम आप जब तक इंस्टॉलमेंट भरते रहते हो भरते रहते हो, जिस दिन आप आखिरी इंस्टॉलमेंट देते हो उस दिन गाड़ी आपके नाम पे चढ़ती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाता है? हायर परचेज। हायर परचेज मतलब अ मिक्सचर ऑफ हायर एंड परचेज। आपने पहले अगर 5 साल तक किस्त भरी तो 5 साल तक वो क्या था? हायर। हायर मतलब किराया, और आखिरी में आपने क्या कर लिया? उसको परचेज कर लिया फाइनल अमाउंट पे करके। क्या बात समझ में आ रही है? ये बताओ हायर परचेज ट्रांजैक्शन क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? क्यों होगा सप्लाई ऑफ गुड्स? आपने तो पहले हायर किया बाद में परचेज किया। ट्रांजैक्शन का एसेंस क्या था मुझे बताओ? जब तुम गाड़ी खरीदने गए, भले उसको उन्होंने लीगली हायर परचेज बोल दिया है, पर तुम्हारे मन में क्या था कि तुमने गाड़ी खरीदी है। पर्पस क्या था? सेल। वो ट्रांजैक्शन को डिजाइन ऐसा किया कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ हायर एंड परचेज, पर अल्टीमेटली थीम, अल्टीमेटली एसेंस क्या थी? सेल ऑफ गुड्स। कि आपने आप कब कब खरीद बोल के आते हो क्या कि जब आप गाड़ी खरीद के आते हो किस्तों में तो क्या बोलते हो? ओहो मैंने ना हायर और परचेज, किराया और मिक्स करके खरीदी है गाड़ी, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, फीलिंग क्या रहती है? गाड़ी आपने खरीद ली है, किस्त आप उसकी भरते रहोगे। तो हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज आल्सो व्हाट बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने अपने बिजनेस के असेट्स बेच दिए, ठीक है क्या, या बिजनेस ट्रांसफर किया, तो वो भी क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो हायर परचेज ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट या राइट टू यूज गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। ये होता है तुम्हारा सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन। आया कितनों को समझ में? हाथ उठाओ। अच्छा अब देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले रेंटिंग या लीजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको किराए पे दे दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। आप घर पे मकान में किराए पे रह रहे हो, आप घर में मकान में किराए पे रह रहे हो, तो इट इज व्हाट बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर आप सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ये बहुत प्यारी चीज है। सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या सेल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। देखे ना नीचे के दो डब्बे, क्या मतलब है इनका? घर बन गया मैंने बेच दिया, बना बनाया घर मैंने आपको बेचा। सेल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी क्या आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स आएगा क्या? अच्छा सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखते हैं कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को। देखना इन लोग ने बोला है नो सप्लाई, इनने उसको सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया।
मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची, मैंने आपको क्या बेची, प्रॉपर्टी बेची, तो उसमें आप जाके रजिस्ट्री करवाते हो, क्या करते हो, रजिस्ट्री कॉस्ट भरते हो। अगर सरकार उसमें भी जीएसटी लगा देती, अगर सरकार उसमें भी क्या लगा देती, जीएसटी, तो हाहाकार मच जाता। भैया मैं 1 करोड़ का मकान खरीदूं, पहले उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरूं, रजिस्ट्री की जो पैसा लगता है वो भरूं, और उसके ऊपर 18% जीएसटी भरूं, हाहाकार मच जाता। तो क्या हो गया, सेल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, सेल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नो सप्लाई, क्या है बेटा, नो सप्लाई। अच्छा लेकिन सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी रुक 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 तो जाओ, वही तो बता रहा हूं, मजे की बात सोचना। अच्छा मैं एक बिल्डर हूं, मैं क्या हूं, एक बिल्डर। मैंने एक मकान बनाया और मैं बोला आस्था बेटी ये मकान खरीद लो। आस्था ने बोला ठीक है सर हम ये मकान खरीद लेते हैं, हमने उसको मकान बेच दिया। क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुआ, मैंने मकान बनाया और बेच दिया, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, नहीं हुआ। पहली बात तो फुली कंप्लीटेड है, गुड्स की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, और सब फुल्ली कंप्लीटेड को सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना, तो ये क्या हो जाएगा, नो सप्लाई। बना बनाया घर बेचा है तो क्या है, नो सप्लाई। क्लियर है क्या, मजे की बात सुनना। अब मैं फिर से एक बिल्डर हूं, मैंने एक साइट डेवलप करना चालू करी जो आमतौर पे होता है, और मैंने बोला बुकिंग्स ओपन, ठीक है ठीक है। श्रेयांश आया बोला सर मेरा एक मकान बुक कर दो, मैंने कहा ठीक है टर्म्स एंड कंडीशन तुमको बताता हूँ मेरा मकान खरीदने की। बोले क्या टर्म्स एंड कंडीशन, बोले पहले 1 करोड़ का मकान है, पहले आपको 10% पेमेंट करनी पड़ेगी, अभी 10 लाख, फिर 6 महीने बाद तुमको कितनी करनी पड़ेगी, 20%, फिर तुमको साल भर बाद कितनी करनी पड़ेगी, 50%, और जिस दिन मकान कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं तुमको पोजीशन दूंगा और कितना हो जाएगा, 100%, बाकी की तुम पेमेंट करोगे। ऐसे ही मकान बिकते हैं, पता है सबको, हाँ या नहीं। अब बताओ ये क्या है, क्या ये सेल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मकान बना नहीं था पहले ही मैंने पैसे लेना चालू कर दिए। क्या बात समझ में आ रही है, और मैं धीरे धीरे पैसे लेते जा रहा हूं, कंप्लीट करके तुमको भेजता जा रहा हूं। बताओ क्या, यहां पे जीएसटी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अगर आप एक बिल्डर से बना मकान मकान खरीदते हो तो उसमें जीएसटी का लोचा नहीं है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन मकान खरीदते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाता है। हाँ अब सुनो सुनो सुनो, वही आ रहा हूं, रजिस्ट्री भी लग जाएगा, जीएसटी भी लग जाएगा, हाँ, डबल टैक्सेशन। सरकार ने क्यों किया ऐसा, समझना ध्यान से। यहां पे कहीं ना कहीं अगर तुम इसके एसेंस को समझोगे तो तुमने प्रॉपर्टी खरीदी है और तुमको बिल्डर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन की सर्विस करके दे रहा है, भावनाओं को समझो। यहाँ पे वो तुमको क्या कर रहा है कि भैया तुमने, यहाँ मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ श्रेयांश, ये मकान जो है, ये जो प्लॉट है मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, इसमें जो पैसा है वो तुम मेरे को देते जाना। अच्छा एक काम करो 20 लाख हो गया, 20 लाख का खर्चा हो गया, लाओ 20 लाख दो। अच्छा 40 लाख हो गया, एक काम करो लाओ 40 लाख का खर्चा दो। क्या इसमें तुमको सर्विस की बू नहीं आ रही, क्या तुम मेरे से बोल के अपना मकान नहीं बनवा रहे हो। अगर मैं प्लॉट का प्लॉट बेच देता तो बात अलग होती, पर तुम मेरे को पैसे देते जा रहे हो, मैं तुमको मकान बना बना के देते जा रहा हूँ, पैसे देते जा रहे हो, मकान बना बना के देते जा रहा हूँ, अंत में जब बन गया तो मेरे को पूरे पैसे दे रहे हो। क्या इसमें सर्विस की बू नहीं है, क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि तुमने मुझे ठेके पे दिया है मकान बनाने के लिए, पहले प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, पहले सब कुछ थी, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और सरकार को इसमें जीएसटी लगाना था, सरकार को कहीं ना कहीं तो मौका ही ढूंढ रही थी ना कि मैं बैकडोर से एंट्री कैसे करूं। अच्छी मोटी खासी रकम होती है बिल्डर्स के पास जिससे उन्हें जीएसटी उनको पेलना था। तो एक काम करो, बोलो कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड है, कोई बात नहीं, क्या है, नो सप्लाई, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, और सर्विस तो यहाँ पे है ही नहीं, पूरा गुड्स बन के फिर बिका है। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा सर तो एक बात बताओ, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी एक बायर को महंगी नहीं पड़ जाएगी एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदने के। तो बिल्डर लोग क्या करें, जो खरीदार है वो क्या बोलेंगे, काहे को हमको खरीदनी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, क्यों खरीदे, वो तो महंगी पड़ जा रही है, इससे अच्छा बन जान दो फिर खरीदेंगे। हाँ लेकिन बेटा गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, गवर्नमेंट ये जानती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अंडर कंस्ट्रक्शन जीएसटी लगने के बाद भी क्या बढ़ती है, सस्ती बढ़ती है। आज बनना शुरू हुई, आज रेट कितना है, 20 लाख, जब तक बन के तैयार होगी तब तक सब जानते कि वो कितनी हो जाएगी, 50 लाख हो जाएगी या 30-35 लाख हो जाएगी। तो ये 15 लाख रुपए की गेन कमाने के लिए तुम जीएसटी भी भरो, ये सरकार ये भी जानती थी, इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या लगाया गया, जीएसटी भी लगाया गया। और रजिस्ट्री तो तुम कब कराओगे, फाइनल आखिरी में ट्रांसफर होने के बाद। क्या बात समझ में आ रही है, तब आप रजिस्ट्रेशन फीस भरोगे, वो बात अलग है। क्या
वो अपन सीखेंगे कैलकुलेशन, अभी अपन कैलकुलेशन में आएंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस, एक सेकंड करके अपने कोतूहल वाले डाउट एक एक करके पूछो। हाँ, कैपिटल गेन किस पे लगेगी? जिसने बेचा। कैपिटल गेन नहीं लगेगा इसमें, अपन कैपिटल गेन इनकम टैक्स होता है वो अपन अलग से पढ़ेंगे। कैपिटल गेन टैक्स इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल गेन किस में आता है? जो आपका बिजनेस नहीं होता है उसमें। यहाँ पे बिल्डर जो बेच रहा है उसके लिए क्या है? बिजनेस है, ये उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन पे इनकम टैक्स लगेगा, वो मुझ पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा? बिल्डर पे लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ अभी तक सब कौन पे कर रहा है? खरीदार पे कर रहा है, जीएसटी भी और रजिस्ट्री भी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। हाँ, एक सेकंड। हाँ, हम्म, हम्म। नहीं, लेकिन तब तक प्राइसिंग बढ़ जाती है ना लैंड की। रियल वर्ल्ड में क्या होता है? 40 लाख दोनों ठीक है, लेकिन जब तुमने आज सौदा किया अंडर कंस्ट्रक्शन का 40 लाख पे, तुम्हें आने वाले 1.5 साल में चुकाने हैं। जब तक 1.5 साल होंगे तब तक उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जमीन महंगी होती जाती है ना उस टाइम तक। वो कंप्लीट लेगा और महंगी, क्योंकि वो 2 साल बाद ले पाएगा ना, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या आज तुमको कंप्लीट मिल सकती है? नहीं, आज तो है अंडर कंस्ट्रक्शन ना, तो कंप्लीट कब मिलेगी? 2 साल बाद। तब तक तो महंगाई बढ़ चुकी होगी। वो वाली बात है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे टैक्स का खेल नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस एप्रिसिएशन का गेम है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये होता है तुम्हारा क्या? सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का गेम। क्या बात समझ में आ रही है? हमको इतनी डीप नहीं जाना, हमें बस ये समझना है क्या भैया, देखो सप्लाई ऑफ फुली कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्या बोली गई है? नो सप्लाई। क्या बोली गई है? नो सप्लाई। टू लॉजिक क्यों? क्योंकि क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में आता है? नहीं। क्या ये सर्विस हो रही है? नहीं। यहाँ पे क्या सप्लाई ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में तो आता ही नहीं है। पहली स्टेज से बाहर हो गया। लड़का लड़की नहीं राजी हुए तो क्या कर सकते हैं? दूसरी क्या होगी? सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गई? गुड्स नहीं है तो क्या हुआ? सर्विसेज है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी अपन बहुत सारे स्टेजेस अपन को पार करने हैं। अभी तो बेटा इंट्रा है, इंटर है, जीएसटी का रेट है, एग्जाम तो नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि ये सप्लाई बना है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे चल के हम एक एक चीज को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। से यस और नो। तो पहले हमने क्या पढ़ा? एबीसी टेस्ट ट्रांसफर वाले के लिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा? क्लब मेंबर्स के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। फिर क्या पढ़ा? विदाउट कंसिडरेशन है, तो 2 बातें हमने पढ़ के रख ली। फिर ये क्या पढ़ा हमने? गुड्स और सर्विसेज में मूवेबल और इमूवेबल क्या क्या होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हम आपके लिए आ रही है जीवन में। मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो, ध्यान से सुनना। इन चीजों को इन चीजों को सरकार ने बोला तुम्हारी नजरों में कुछ भी हो, हम जिंदगी में सप्लाई इसको नहीं बनने देंगे। ये नो सप्लाई है, इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। क्या कर दिया? स्पेसिफिकली मेंशन। भले ये सारी कंडीशन पूरी कर ले, पर तब भी ये क्या नहीं बनेगी? सप्लाई। तब भी ये क्या नहीं बनेगी? सप्लाई। इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप खुद कॉमन सेंस से बोलोगे हाँ सर सरकार ने बिल्कुल सही किया। हाँ, आ रहे दारू, सीधे दारू पे नहीं आते अपन, एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है क्या? वो लिकर को तो अलग ही कहानी है, इसमें अपन पढ़ते हैं। पहले रुक जाओ। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब समझो यूएस से शिप में माल आया, मैंने मंगाया था, ठीक है, इंडिया के अंदर घुसा ही नहीं और कहां चला गया? श्रीलंका में बेच दिया। यूएस से निकला, कहां बेच दिया? श्रीलंका। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स निकले और एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे गए। क्या हमारा देश डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है? क्या हमारे इंडिया माल गिरा? क्या हमारे इंडिया माल आया? तो क्या जीएसटी का लोचा होना चाहिए? नहीं। तो इसको सप्लाई ही नहीं माना गया, इसमें कोई जीएसटी का कोई लोचा नहीं है। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आ रहा है। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की चीजें नहीं है। दूसरा क्या है? एक्टिविटी बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, मतलब कि तुम मेरे यहां जॉब कर रहे हो और मैं तुमको क्या दे रहा हूं? सैलरी। तो कायदे से तो ये सर्विस हुई। अरे रक्षिता मैम मेरे यहाँ के कोई भी जॉब कर रही है या कोई भी स्टाफ मेरे यहाँ के पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पे आईटेक्स में पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या एक तरीके से सर्विस। इसमें क्या लगना चाहिए? जीएसटी। लेकिन इसको भी बोला कि नहीं ये तो क्या है, डायरेक्ट सैलरी है, सैलरी पे इनकम पे टैक्स ऑलरेडी लगा रहे हैं। कंपनियां वैसे ही नालायक होती हैं, जो भी टैक्स लगता है वो अल्टीमेटली किससे लेती हैं? एम्प्लॉय से ही लूटती हैं। तो एक काम करते हैं, नहीं 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 ये हम पाप नहीं कर सकते, शिव 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 शिव, है ना, एक्टिविटी बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, इसमें सैलरी में हम कोई भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। चाहे कोई भी कंडीशन कुछ भी तुम बोलते रहो, ये सर्विस सप्लाई ही नहीं, ये सप्लाई ही नहीं बन पाएगी। आएगी नहीं आई? पहली चीज किसको? नॉन। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयड। तीसरा क्या है? सर्विस बाय कोर्ट या ट्राइब्यूनल। अब कोर्ट सर्विस देता है,
किसको? तुम दोनों आपस में लड़ ली एक दूसरे से, तुम गई कोर्ट के पास। अब कोर्ट यहाँ पे तुमको क्या दे रहा है? सर्विस, जिसके लिए कोर्ट एक फीस लेता है। अब उसमें भी अगर सोचो, न्याय में भी अगर जीएसटी लग जाएगा तो ये कहाँ का न्याय है? क्या बात समझ में आ रही है? वैसे ही गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से कहाँ पहुंच पाता है? कोर्ट पहुंच पाता है, न्याय के लिए भीख मांग पाता है। अगर न्याय पे भी जीएसटी लगाएंगे तो क्या ये कहीं का न्याय है? नहीं बेटा, ये तो अन्याय हो जाएगा। तो राम 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 राम, सर्विस बाय कोर्ट, सर्विस बाय ट्राइब्यूनल्स पे हम कभी भी सप्लाई ही नहीं बनने देंगे। तो जीएसटी तो बहुत दूर की बात है। हाँ या ना, फटाफट बोलो किस किस को? टैक्स पे टैक्स लॉजिकल, दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लॉजिकल, तीसरा सर्विस बाय कोर्ट ट्राइब्यूनल्स। अच्छा, सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एमपी, एमएलए, इनको सबको, जैसे विधायक जी चुने हैं, इनको सैलरी मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को सैलरी मिलती है। अब वो प्राइम मिनिस्टर जो सैलरी दे रहा है मतलब वो सर्विस दे रहा है किसको? देश को। अब उसमें भी जीएसटी लगाए क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है। क्या? सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये जो सर्विसेज, ये एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं, ये एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं, ठीक है। क्या? इनको अलग से एक अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पे जीएसटी नहीं लगा जाता है। क्या बात समझ में? अल्टीमेटली ये पैसा देती कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का है जीएसटी लगाएगी। से यस और नो आया कि नहीं? पांचवा क्या है? मॉर्चरी सर्विस। मॉर्चरी सर्विस मतलब शमशान में बेटा कोई मर गया, किसी का दाह संस्कार करने गए, वहां लकड़ियां खरीदते हो, वहां किसी को पैसा देते हो, जो भी मॉर्चरी सर्विस है ना। अब वहां पे बोल दे ये ले भैया इतने की लकड़ी और इतना जीएसटी, अरे रे राम 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 राम, आदमी को मरने भी नहीं देंगे क्या? नहीं बेटा, जो दुनिया छोड़ के चला गया उससे हमको नहीं लेना पैसा। मॉर्चरी सर्विस में भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आने देंगे। जो चला गया उसको चैन से जाने दो, जो रो रहा है उसे चैन से रोने दो, बीच में जीएसटी का काम नहीं है। हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? फिर क्या है बेटा? एक्शनेबल क्लेम्स, बहुत ध्यान से सुनना। गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम्स को इंक्लूड किया था, याद है? इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? वही लॉटरी वॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा। के बाद समझ में आ रही है? इसमें क्या है, इसको एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया था, लेकिन यहाँ पे सप्लाई से क्या कर दिया? बाहर कर दिया गया है। क्योंकि लॉटरी वॉटरी में बेटा जीतने के चांसेस वैसे ही कम रहते हैं, जो जीता है उसमें एक आध बार लगेगी जीएसटी, उसमें भी क्या किया गया? सप्लाई के डेफिनेशन से ही क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। सॉरी, अदर देन लॉटरी मेटिंग, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। एक्शनेबल क्लेम्स उसके अलावा, अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इनको छोड़ के बाकी के जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, इसकी मैं लिस्ट में आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। क्या वो किस में आ जाएंगे? गेमिंग वगैरह में। गेमिंग वगैरह में जीएसटी लगाने की बात हुई थी, अभी चल रही, मेरे को ध्यान नहीं उसमें क्या हुआ था। एक्शनेबल क्लेम्स अलग होते हैं, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा अलग से। क्या बेटा? हाँ, उस पे इनकम टैक्स आता है। ये एक्शनेबल क्लेम्स के एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब मैं आता हूं किसमें? लिकर लाइसेंस में। कहाँ पे आता है? लिकर लाइसेंस। लिकर का लाइसेंस लेने अगर आप गए हो, आपको सरकार ने लाइसेंस दिया है, एक तरीके की सरकार आपको सर्विस दे रही है कि हाँ भैया आप क्या कर सकते हो? लिकर बेच सकते हो। तो ये जो लाइसेंस आप लेने जा रहे हो, इसको भी सप्लाई नहीं बोला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी अपन ने इतनी देर तक डिस्कस किया, सेल ऑफ लैंड, कंप्लीट बिल्डिंग। अगर आप कंप्लीट बिल्डिंग बेच रहे हो तो उसको सप्लाई ही नहीं बनने दिया। वैसे भी ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता था, सर्विस उसको माना नहीं, तो इसको सप्लाई भी नहीं बनने दिया है। अगर आप जमीन बेच रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो उसको क्या माना गया है? सप्लाई नहीं माना गया है। तो ये इतनी चीजें हैं, ठीक है, जिनको आप सप्लाई नहीं मानोगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? जो डिपेंड, कंटिंजेंट असेट लायबिलिटी टाइप के जो होते हैं ना, कि मेरे पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, क्या अगर मैं जीत गया तो मुझे लायबिलिटी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, नहीं भरा तो नहीं भरनी पड़ेगी, ठीक है। क्या? और ये लॉटरी की टिकट खरीदी, जीता तो पैसा मिलेगा, हारा तो पैसा नहीं मिलेगा, ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स है। तो एक मिनट बेटा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के अगर कोई और एक्शनेबल क्लेम्स हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उन पे जीएसटी लगेगा। उनमें उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। क्या अभी जीएसटी लगेगा? हाँ जीएसटी लगेगा, अभी तक के लिए तो जीएसटी लगेगा। किसको? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को गुड्स भी माना गया, और यहाँ पे सप्लाई में एक्सेप्शन से भी बाहर किया गया। ये एक्सेप्शन का भी क्या है? एक्सेप्शन। एक्शनेबल क्लेम्स है
जो नहीं है अदर देन, मतलब अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, मतलब ये सब क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। और क्या सप्लाई नहीं मानी जाएंगे, अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के एक्शनेबल क्लेम्स। क्या आपको समझ में आया? पहली स्टेज में बाहर नहीं हुआ है। जैसे पहली स्टेज में क्या सिक्योरिटीज वगैरह, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स क्या थे, स्टेज 1 से ही भी क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे, उनको सिक्योरिटीज में गुड्स और सर्विसेज ही नहीं माना। तो यहाँ सप्लाई बनने या ना बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ये चार्ट मैं आपको दूंगा, इतना आपको पढ़ के आना है, ठीक है क्या? स्टेज 1, स्टेज 2, नो सप्लाई, ये आपको पढ़ के आना है, इतना क्लियर है क्या? मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूं, ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। देख लो, अपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? पहले उन्होंने क्या बोला, पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, और फॉर गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ठीक है क्या? इन सबको क्या माना गया है? सप्लाई माना गया है। यहां तक समझ में आई? ये पूरी वही दी हुई है जो मैंने पढ़ाया आपको, हाँ या नहीं बोलो? ठीक है। उसके बाद क्या बोला इनने, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, इत्यादि। वही कहानी उसने लिखी हुई है, ठीक है क्या? ये बोला। फिर उसने दूसरे वाले पॉइंट में 7(1) में क्या बोला है, सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डिपार्टमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब कि वही मेंबर्स वाला जो पॉइंट था, दूसरा वाला पॉइंट था मेंबर्स वाला, ठीक है क्या? फिर क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो पॉइंट अपन ने पढ़े थे वही है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अंडरलाइन करो, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो वो कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, मतलब सी जरूरी है, बी जरूरी नहीं है। अरे ए बी सी में क्या है, कंसिडरेशन होना जरूरी है पर बी होना जरूरी नहीं है। वेदर इन कोर्स इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, here the business test is not relevant. The import of service may or may not be in the course of furtherance of business and still continue to fall within the scope of supply. Thus even import of service by individuals for personal use is considered supply and chargeable to tax in India. The transaction however should be confirmed the definition of import of service as मतलब import of service की definition में आना चाहिए। import of service मतलब कब होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ है, इंडिया के बाहर है, ठीक है? द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। मतलब बाहर से सप्लाई दी गई, यहाँ पे ली गई और अल्टीमेटली सप्लाई कहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे। अमंग अदर कंडीशन प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन इंडिया विच कैन बी एक्सर्टेन्ड बाय रेफरिंग टू सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट। मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्या? टैक्स इन सच केसेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अंडरलाइन करो, कहां पे पे किया जाता है, रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी विद नो थ्रेशोल्ड। मैंने क्लियरली आपको बताया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या आता है, रिवर्स चार्ज आता है। अंडरलाइन करेंगे, लाल काले पीले नीले कलर से फूल पत्ती जो बनाना आता है सब बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात समझ में आ रही है? रिवर्स चार्ज है, क्लियर है क्या? हाउस GST प्रोवाइड्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस or retrieval service by a non-taxable online recipient, the supply or service located in non-taxable territory shall be the person liable to paying integrated tax or supply of services। क्या मतलब है इसका? ये आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल our section 14 of IGST Act provides that in respect of import of service by way of online information and database access or retrieval service by a non-taxable online recipient, by a non-taxable online recipient, the supply of service located in non-taxable territory shall be person liable to paying integrated tax on such supply of service। मतलब नॉर्मली इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या जाएगा, रिवर्स चार्ज। नॉर्मली इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या जाएगा, रिवर्स चार्ज। कौन भरेगा, मैं भरूंगा। लेकिन 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 अब समझो, मैंने नेटफ्लिक्स का रिचार्ज किया, मैंने जूम का रिचार्ज किया, मैंने इंस्टाग्राम को पेमेंट करी, अब उसके लिए मैं अलग से रजिस्ट्रेशन लूंगा और रिवर्स चार्ज भरने जाऊंगा क्या? लोग लेंगे ही नहीं। पर ये सब क्या बात समझ में आ रही है? तो बोला अगर ऑनलाइन कोई सर्विस ले रहे हो ये वाली सारी, तो इसमें अल्टीमेटली कौन लायबल होगा, वो कंपनी होगी। तुमको अगर ऑनलाइन सर्विस देनी है तो रजिस्ट्रेशन लो और GST भरो, वरना हम भरने नहीं देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्लियरली इसमें मेंशन किया। डाउट हुआ सबका क्लियर? जो पहले पूछ रहे थे नहीं आया? फिर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या आता है,
रिवर्स चार्ज। कौन भरता है? रेसिपिएंट। लेकिन अगर वो कौन सी सर्विस है? ऑनलाइन सर्विस है। किसको दी गई है? नॉन टैक्सेबल पर्सन को। किसकी दी गई है? नॉन टैक्सेबल पर्सन को। तो फिर क्या होगा? वो खुद जीएसटी भरेंगे, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। हालांकि अपन अलग से पढ़ने वाले हैं रिवर्स चार्ज के चैप्टर में। क्लियर है क्या? अच्छा, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। अब वही है, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब जो शेड्यूल 1 में बातें दी गई हैं वो अभी अपन पढ़ेंगे। जो मैंने दो बातें लिखवाई और बोला दो बातें और हैं, वो शेड्यूल 1 की बातें हैं। द एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के की गई हैं, उनको भी सप्लाई माना जाएगा। दस एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 शैल बी ट्रीटेड सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। सर शेड्यूल 1 में क्या क्या आता है पढ़ेंगे अभी। हाँ या ना फटाफट बोलो। नेक्स्ट क्या है? deeming certain activities as either supply of goods or supply of services, where certain activities or transaction consider supply in accordance with provisions of section 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of service referred in schedule 2। मतलब या तो either उसको क्या माना, अब सप्लाई हो गई तो क्या मानोगे? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। के बाद समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, इसको अपन ये वाले को बाद में पढ़ेंगे। एक्टिविटीज सप्लाई नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सर्विस, ये भी सी में दिया हुआ है। ये शेड्यूल 1 आ गया। चलो ये सब मैं कल पढ़ा दूंगा तुमको। मेनली जितना पढ़ाया उतना रीड करके आओगे। करके आओगे क्या? हाँ। फिर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पूरा तुमको मैं समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे सप्लाई के लिए। एक बार शेड्यूल 3 खोलो। शेड्यूल 3 एक सेकंड, पेज नंबर 632 में। ये बहुत मन लगा के पढ़ के आना। श्रेयांश क्या हो गया भाई, बेहोश हो गया क्या? ये बहुत मन लगा के पढ़ के आना, मैंने आपको पढ़ाया है। क्या है? एक्टिविटीज ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या दिया है? सर्विस बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स रिलेशन ऑफ बिजनेस, सर्विस बाय कोर्ट टू ट्रिब्यूनल, ठीक है, फैमिली मेंबर्स वाला, फ्यूनरल, सेल ऑफ लैंड, एक्शनेबल क्लेम्स, सप्लाई गुड्स टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। वेयर हाउस गुड्स मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा। कंजाइनी 8A8 भी नहीं पढ़ाया है, उसके पहले 7 पॉइंट्स आप क्या है पूरे पूरे अच्छे से पढ़ के आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हालांकि अपन इसको डिस्कस करेंगे, पर आज ही रीड कर लोगे तो गरम गरम मजा आ जाएगी। क्या बात